तो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तैयारी की तिथि विस्तारित कर दी गई है। तो उसी के आधार पर आज डीएलएड टेस्ट सीरीज जो है वो 13 आपके सामने लेके आया हूँ। मेरे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी शिक्षक साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 13वां टेस्ट सीरीज डीएलएड का है और 17 टेस्ट सीरीज जो है सामान्य अध्ययन का हो चुका है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, जो भी साथी चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें तथा साथियों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता साथियों, फ्री में ही किया गया है। चलिए आइए देरी न करते हुए देखते हैं प्रश्नों के सेट को। तो स्वागत है आपका हमारे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल में। और आइए पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है प्रश्न? पहला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया साथियों? तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, सबसे पहले तो इसकी स्थापना जान लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और यह जो है दशक जो है यह वर्ष 2001 से 2010 को घोषित किया गया है। तो आपका आंसर पहला का ए हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ साथ उन मूल्य और दृष्टिकोणों के कौशल के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है साथियों। तो जैसे ही मूल्य और दृष्टिकोण आएंगे नैतिक विकास, तो ये आपको प्रकृति से संबंधित हो जाएगा, प्रकृति और मानव जगत के बीच से। तो आपका आंसर 2 का ए हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। सतत विकास संबंधित है। सतत जो है विकास संबंधित है। सतत विकास जो होता है वो निरंतर चलते रहता है साथियों, वो निरंतर चलते रहता है। हम लोग भी परीक्षा के क्लास में वर्ग संचालन के दौरान सीसी का प्रयोग करते रहते हैं। एक पाठ के 4 पाठ का जो है 1 टीका पढ़ा देते हैं और उसके बारे में बच्चे से बार बार पूछते हैं, तो वो सतत है। तो सतत विकास जो है आपका ये संबंधित है आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरण दृष्टिकोण से, सामाजिक। तो यहाँ पर उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा साथियों, आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। किसका कथन है तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है? तो ये कथन आपको गेट्स महोदय का है और वुडवर्थ महोदय ने जो है वह संवेग के बारे में कहा था कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। तो आपको ये संवेग के अंतर्गत ही तनाव आता है साथियों। तो 4 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि क्या है? तो शांति शिक्षा के लिए जो है आपको जितनी भी गतिविधि है, सामूहिक कार्य, बाल से संबंधित श्रमदान, ये सभी आपका हो जाएगा साथियों। 5 का आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है हमारा? तो 6 कह रहा है कि एक सशक्त विद्यालय में शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक जो है बढ़ावा देना होगा साथियों? तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि किसे बढ़ावा देना होगा। तो परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन, ये सब तो कॉमन है साथियों। लेकिन यहाँ जो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति जो शिक्षकों से अपेक्षित होता है कि हम कितना अच्छा पढ़ा सके, तो ये शिक्षकों में होना चाहिए। तो 6 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। तो यहाँ शारीरिक रूप से अक्षम जो लिख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा जो लेखन संबंधी है साथियों, लेखन संबंधी से है। और डिस्क्लेसिया जो है वो आपको पठन संबंधी से, जैसे कोई 12 को 21 पढ़ लेता है तो ये आपका पठन संबंधी से है। डिस्कैलकुलिया जो है आपको वो गणितीय विकार है, गणितीय, गणित के जोड़ घटाव गुना से भी हम समझ सकते हैं। तो आपका यहाँ आंसर 7 का शारीरिक रूप से बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? यह आपको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, क्योंकि जितने भी बच्चे जो होते हैं अक्षम, जिसको अभी 2014 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 21 वर्गों में दिव्यांग बच्चों को बांटा गया है, उनकी कैटेगरी को। तो आइए यह देखते हैं प्रश्न संख्या 8। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह 100 को वाश पढ़ता है, ठीक है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है।
तो अंतर नहीं कर पाता है। तो यही आपका जो है डिस्लेक्सिया है, जिसको पठन संबंधी विकार भी कहा जाता है, पठन संबंधी। और आप लोग मान के चलिए कि कम से कम एक क्वेश्चन तो डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेसिया, डिस्फोमोर्फिया, डिस्फोमोर्फिया जो भ्रम संबंधी से, ये सभी किसी में से एक तो आपको पूछेगा ही साथियों। तो आप लोग इसको देख लेंगे और नोट कर, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। और आप लोग को हम लोग का वीडियो पसंद होगा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं, जैसे जुड़वा बच्चा का भी व्यवहार समान होता है, लेकिन कुछ कुछ व्यवहार दोनों में अंतर होता है। तो समानता रखते हुए तो दो बच्चे कोई भी अलग भी होगा, जुड़वा नहीं हो तो समान ही दिखेंगे, लेकिन व्यवहार दोनों का जो है भिन्न हो जाएगा। तो यह व्यक्ति विभिन्नता जो है, यह उसके अंतर्गत यह आता है। इसको हम लोग व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं, ह्यूमन डिफरेंस। जो हर व्यक्ति की मानसिक क्षमता अलग होती है। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो ये किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट प्रणाली के जाता, जिसे परियोजना भी कहा जाता है। तो 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन में जो है बच्चों का प्रारंभिक ज्ञान, अंतिम ज्ञान, मध्यांतर ज्ञान, तो बच्चों के समग्र, यहाँ आपको ये सभी कॉमन आ गया साथियों, ये तीनों का निचोड़ जो है इसी में आ गया। तो समग्र ज्ञान का मूल्यांकन हो जाएगा। जैसे उसने कोई नई रचना की, उसके अंतर्गत उनके कितने आए, प्रारंभिक अंतिम सभी ज्ञान। तो 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। भावात्मक पक्ष कहलाता है। तो भावात्मक पक्ष जो है बच्चों की रुचियों से संबंधित होता है, संवेग से भी संबंधित होता है, मनोवृत्ति से संबंधित होता है। यहाँ पर आपका आंसर सभी हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रश्न पत्र जो तैयार किया जाता है और उसके पूर्व की तैयारी जो है वही आपका ब्लूप्रिंट कहलाता है साथियों, ब्लूप्रिंट। तो ये यहाँ का प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित होता है ब्लूप्रिंट। तो आपका 13 का सी हो जाएगा आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंध है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो हम लोग जानते हैं साथियों कि यह कथन F.W. टेलर का है, F.W. टेलर का है महोदय का। तो 14 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 15। विद्यालय प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए प्रधानाध्यापक है। देखते हैं बी में क्या ऑप्शन है। ये आपका हो गया प्रधानाध्यापक। तो महत्वपूर्ण विद्यालय प्रबंधन की जहाँ बात आएगी वहाँ सभी की हो जाएगी महत्व। तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर टी। वैसे तो मुख्य रूप से विद्यालय प्रबंधन का प्रभारी जो है आपका प्रधानाध्यापक ही होता है, लेकिन सभी के सहयोग से ही यह चलेगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो शाला गांव के बीचों बीचों, सड़क के किनारा हो, तालाब के पास तो नहीं होना चाहिए, लेकिन गांव के खुले मैदान जो है उन्हीं के समीप होना चाहिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक है। मानवीय प्रबंधन के घटक क्या है? तो ये आपका जो है मानवीय प्रबंधन जो आपका शिक्षक, छात्र, छात्राएं और समुदाय, जो आपको यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वातावरण जनित जो है और ये मानव से संबंधित है सभी से। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं साथियों। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। तो क्या होना चाहिए? तो अभ्यास कार्य कराना, खेल एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा का आयोजन करना। तो ये आपका सभी हो जाएगा साथियों। उपचारात्मक शिक्षक क्या होता है? शिक्षण जिसके अंतर्गत किसी बच्चों को कुछ नहीं आता है, कुछ समस्यात्मक बच्चे होते हैं जिसको जैसे कि गलत श्रेणी के हो जाते हैं, कुछ अपराध प्रवृत्ति के हो जाते हैं, तो उपचारात्मक उसका किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। या त्रुटि है तो उसको सुधार किया जाता है। प्रभावी संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो प्रभावी संश्लेषण की प्रक्रिया जब भी होगी तो द्विपक्षीय होगी, क्योंकि हम अकेले में तो बड़बड़ाएंगे नहीं। हमारे साथ एक आदमी हो जाए, जैसे हमको किसी से पैसा मांगे तो सर आप हमें 2 रुपया दीजिए, तो वो हमारी बात को सुनेंगे, फिर वो हमें देंगे या नहीं देंगे। तो ये दोनों प्रकार की ओर से चलती है। संप्रेषण की प्रक्रिया विचारों का आदान प्रदान ही होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 20। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है।
तो आपको याद रखना कि संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक जो थे वो जीन पियाजे थे, और संज्ञान का मतलब होता है कि हमारे ध्यान, चिंतन, स्मरण जो हमारे मानसिक बुद्धि से संबंधित, तो उसके अंतर्गत क्या है, तो जाना, यहाँ जानना है, लेकिन यहाँ साथियों आपका जानना हो जाएगा, समझना भी हो जाएगा, चिंतन, ये सब हम अपने दिमाग से करते हैं, और समयबद्धता ये अलग हो गया, तो ये आपका नहीं होगा साथियों। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है इतिहास के शिक्षण में, गणित के शिक्षण में, कला के शिक्षण में, भाषा के शिक्षण में। तो क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए साथियों, लेकिन यहाँ आपका आंसर गणित शिक्षण से हो जाएगा, गणित शिक्षण से। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया। तो यह जो है आपको आशु बेल ने बनाया था साथियों, तो 22 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं, तो वुड के घोषणा पत्र में जो है 102 अनुच्छेद हैं, आपका आंसर बी हो जाएगा। और वुड जो है ये चार्ल्स वुड थे जिन्होंने 1854 में अपनी शिक्षा नीति दिया था, और इसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है वुड को, वुड डिस्पैच को। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला देखते हैं साथियों। वुड का घोषणा पत्र उत्तरदायी नहीं था, तो ये विश्व वुड का जो घोषणा पत्र उत्तरदायी नहीं था, ये धार्मिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं था। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। वुड के अनुसार घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा होना चाहिए, उसका माध्यम जो है वो क्या होना चाहिए, तो उसका माध्यम जो है अंग्रेजी प्रचलित भारतीय भाषा है। अंग्रेजी शिक्षा तो उनको अपने कार्य के लिए चाहिए, जो अंग्रेज चाहते थे कि इस तरह की शिक्षा देंगे तो हमारा कार्य गति करेगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रचलित भारतीय भाषा इसलिए क्योंकि भारतीय को सीखने में सुविधा भी होगी। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। ये लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया था। ये वही लॉर्ड कर्जन है जिन्होंने 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, जिसे 1911 में रद्द कर दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर आपका जो हो जाएगा साथियों, ये 14 अप्रैल 1906 में हो जाएगा, और प्रकाशित किया था, और 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी बांग्लादेश में। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी, तो भारत में जो है केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना जो है यही लॉर्ड कर्जन ने किया था साथियों। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। लॉर्ड कर्जन की ही हड़प नीति थी, जो किसी राज्य को देखते थे कि वह भारतीय सब एक हो रहे तो उसको बांट दिया जाता था, इसीलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत कर दिया था। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग किन कार्यक्रमों का स्थान दिया गया है, तो उन्होंने निरक्षरता उन्मूलन, अनवरत शिक्षा, पत्राचार, ये सभी दिया था साथियों। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। कृषि शिक्षा सुविधाओं के विस्तार हेतु कृषि पॉलिटेक्निक की स्थापना मानी जाती है, तो यह जो मानी जाती है ये कोठारी कमीशन 1964-66 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। 10+2+3 ये क्या है, तो 10+ आपका मैट्रिक है, 2+ इंटर है, और 3 जो है वो ग्रेजुएशन स्तर था, जो ये शिक्षा नीति जो है वर्ष 1986 में लाया गया था, और अभी जो है आपका शिक्षा नीति 2020 आ गया है, उसका पैटर्न जो है 5+3+3+4, ठीक है। तो आप इसको देखते हैं तो ये 1986 में ये पर लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 30 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसने की थी, तो ये तीनों समितियों ने की थी, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। इसमें यशपाल शर्मा है, यशपाल शर्मा की 38 सदस्यीय समिति थी, जो 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान जब लागू हुआ था उसमें इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना है स्मृति है। स्मृति क्या है, हम जो याद करते हैं उसी को स्मृति कहा जाता है, और भूल जाते हैं उसको विस्मृति कहा जाता है। तो यह कथन वुडवर्थ का दिया हुआ है साथियों। प्रश्न संख्या 32 का आंसर भी। चलते हैं प्रश्न संख्या 33 देखते हैं।
परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष वस्तु उसको कहते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन कल्पना करते हैं कि हम ताजमहल ऐसा होगा, तो जो हमको दिखाई नहीं, तो उसका भी हम चिंतन करना जो है वो कल्पना करना हुआ, क्योंकि वो वास्तविक तो हुआ नहीं। वास्तविक जो इसको हम देख रहे हैं उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित करना जाना जाता है। तो किसी समस्या का समाधान करने हमारी बुद्धि जो वो तर्क करना स्मरण करती है, तर्क करते हैं, सोचने लगते हैं, खोजने लगते हैं। तो आपका आंसर 34 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं साथियों। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। तो समायोजन क्या कहलाता है? तो समायोजन शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, ये सभी समायोजन ही कहलाता है। ये समायोजन के अंतर्गत सभी आते हैं, ये तीनों कॉमन आ जाएगा। 35 का आंसर डी हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, पसंद लग रहा है, तो साथियों के साथ शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे साथियों, और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। उपचारक शिक्षा संबंधित किससे है? तो जो बच्चे त्रुटियां करते हैं उन्हीं से संबंधित है आपका। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? कार्यों का तो अवलोकन किया जाता है, तब उसका प्रयोग तैयार किया जाता है। 37 का आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चला है कि बच्चे अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो यह जो है मापन द्वारा पता चलता है। मापन जो है किसी एक विशेष का हो सकता है, लेकिन मूल्यांकन जब होता है तो वो मनुष्य के सभी पहलुओं का होता है। तो आपका मापन से पता चल सकता है कि कितना ज्ञान कौशल अर्जित किया, जिसको हम लोग ABCD ग्रेड में प्रयुक्त करते हैं, संकेत देते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। कहीं क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? तो समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो आपका आंसर जो है 39 का ए हो जाएगा। इसे पिछले सेट में इस प्रश्न को दोहराया गया था साथियों। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। नवग्रह में समास है। नवग्रह में समास क्या है? तो नवग्रह जो है वो द्विगु समास है। जो भी संख्यात्मक शब्द होगा ना साथियों, जैसे नवग्रह, 9 ग्रह, उसी तरह संख्या 1, 2, 3 से शुरू होगा, वह द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर। तो 41 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। चिंतामणि के लेखक रचनाकार कौन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल है। 42 हो गया आपका साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। गोदान के रचनाकार कौन है? तो गोदान के रचनाकार जो है हम लोग जानते ही हैं कि प्रेमचंद की रचना है गोदान। देश विदेश में कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है, जैसे दाल भात, ऊंच नीच। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। करुण रस में स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो उसका स्थायी भाव जो है उत्साह हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन कितने प्रकार का होता है? तो शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन जो है वो 3 प्रकार का होता है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। किसका कथन है पिछड़े बच्चे वह है जिसकी शैक्षिक अवधि 85 से कम है? यह जो है सिरिल बर्ट और बार्टहर्ट दोनों का है, लेकिन यहाँ आपका मुख्य रूप से हो जाएगा सिरिल बर्ट। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं साथियों। श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत क्या है? तो बच्चों की बाधिता प्रतिशत वो आपका 40 हो जाएगा, लेकिन 90 जो 70 से 90 जो होगा वो सामान्य डेसिबल से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत क्या है? फिर वही प्रश्न दूसरा, पूर्ण बाधित 40 हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम में जब आएंगे तो आप 70 तो अधिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या है? तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, लेकिन आप 120 से भी अधिक होगा तो आप उसको मान सकते हैं, लेकिन 120 से वो अधिक जो है वो सामान्य होता है। 90 से ऊपर 120 और 120 से ऊपर जो है वो प्रतिभाशाली हो जाता है। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 2 विद्यालय कितनी पाठ्य पुस्तक है? तो कक्षा 2 में जो है आपको
लगभग 3 पुस्तक है साथियों, और कक्षा 3 से उर्दू भी शुरू हो जाता है तो 4 माना जा सकता है, लेकिन यहाँ अभी आपको 1 और 2 में 3 पुस्तक ही होगा। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो सामान्य रूप से 2 प्रकार की बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। समय सारणी का उत्तम साधन है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षकों शिक्षण प्रधान निरीक्षण की सुविधा का। तो यहाँ आपको शिक्षकों नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो है उत्तम साधन है। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि क्या होगी? तो छोटे बच्चों के लिए कम से कम आपको 30 से 35 मिनट की होगी। वैसे सरकार द्वारा 40 से 45 मिनट की होती है कालांश, लेकिन आपको छोटे बच्चे के लिए 30 से 35 होगा। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। सभी अभिलेखन होना चाहिए? तो सही, विश्वसनीय, वैध, ये सभी होगा साथियों। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन जो है एस स्टीवेंस का है साथियों। तो 56 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्य के अंग क्या है? तो शैक्षिक उद्देश्य के अंग जो है बालक, विषय वस्तु, समय, ये सभी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, विषयात्मक। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है? तो बोध का अंग नहीं क्या है? तो ये अनुप्रयोग जो है वो बोध का अंग नहीं है। बाद बाकी ये आपका सब सही है, तो 59 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। रॉस का कथन क्या है? तो बचाव जो है रॉस का कथन निदान का उच्चतम स्तर है। निम्नतम और मध्यम स्तर तो होगा नहीं, तो उच्चतम स्तर है। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होता है। यह कथन किसका है? यह कथन अब्राहम लिंकन का है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे पहले, और इन्होंने यह कथन दिया था। और ये वार्ड मेंबर का भी चुनाव हार गए थे, लेकिन बाद में डिगे रहे और प्रयास के बाद जो है ये राष्ट्रपति बने थे अब्राहम लिंकन। आगे प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 62। तनाव प्रबंध की तकनीक नहीं है? तनाव प्रबंध की तकनीक नहीं है तो सदैव चिंताग्रस्त रहना जो है वो तनाव प्रबंध की प्रकृति नहीं है, क्योंकि आप निगेटिव से ही उसको पकड़ सकते हैं। 62 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इस प्रश्न का आंसर मैं पहले ही क्वेश्चन में आपको दे दिया था साथियों। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। अष्टांगिक योग में शामिल नहीं है? तो अष्टांगिक योग में विधि विधान जो है वो शामिल नहीं है, तो 64 का आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है? तो जॉन ड्यूई के अनुसार जो है ये विद्यार्थियों को स्वयं ही मानसिक सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। इन्होंने क्रियात्मक सिद्धांत का दिया था कि बच्चे स्वयं की क्रियाओं से, तो यही आपका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षण को नहीं दिखाता है? तो भागनाशा, तनाव, चिंता, ये सभी संवेग के लक्षण हैं, और आपका जो है यहाँ संबंध हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, जो नहीं दिखाता है। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। शारीरिक गति एवं बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी होती है, कौन सी हो सकती है? तो ये शल्य चिकित्सा है। शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था में से कौन सी होती है? तो ये शल्य चिकित्सा हो सकती है। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो इसके लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो इसके लिए जो है सांकेतिक भाषा, इशारा करना जो हुआ, जो बच्चे सुन नहीं सकते उसको इशारा से हम लोग संप्रेषण करते हैं। और ब्रेल लिपि है, ये तो अंधे बच्चों के लिए है साथियों, तो 68 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 सृजनात्मकता का मुख्य रूप से संबंधित है। तो सृजनात्मकता जो होता है वो नई नई रचना करने के लिए होता है,
जैसे बच्चे कागज से पतंग बना दिए या कुछ बना दिए, नाव का जहाज बना दिए, तो ये सृजनात्मकता, ये आपका आप सारी चिंतन हो गया साथियों। 69 का आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। सूचना का स्रोत नहीं है, तो सूचना का स्रोत क्या नहीं है, तो जनश्रुति है, अफवाह है, दंत कथा है, तो जो भी कुछ कह रहे हैं स्रोत है, लेकिन कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है ये सूचना का स्रोत नहीं है। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक, कथात्मक, कौशलात्मक तो है, लेकिन प्रचारात्मक जो है वो नहीं है उद्देश्य आपका, तो आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया था, तो इस अभ्यास का नियम जो है वो थार्नडाइक ने दिया था। इनके मुख्य नियम जो है वो 3 थे और गौण नियम जो है इनके वो 5 थे। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, इन्होंने इनके मुख्य नियम थे साथियों। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर है, तो ये फोरवेल ने किंडरगार्टन प्रणाली की शुरुआत की थी, जिन्होंने शिक्षक को मालिक, कुशल मालिक कहा था और बच्चों को बालों का धान का पौधा कहा था, तो ये रुचि पर संबंधित था, बच्चों के रुचि पर। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है, तो ये शिक्षक और छात्रों की भागीदारी होती है, तो 74 का आंसर ए हो जाएगा। ये प्रभावशाली प्रशिक्षण हो गया। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, तो ये आपका जीन पियाजे हो जाएगा, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत दिए थे, 4, जिसका यह पहला सिद्धांत है आपका इंद्रिय गामिक या पूर्व संवेदिक अवस्था। तो लगभग 75 प्रश्नों का जो है ये डीएलएड का सेट हो चुका है। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो जरूर पसंद होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं बाकी अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। टेक आदित्य के रूप से ये चैनल है आपको साथियों। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।